Good morning, children. Yesterday we started the topic accounting equation. We started with the theory part of the accounting equation, that what basically accounting equation is. I told you yesterday also that it is a mathematical expression. Equation is basically a mathematical expression in which LHS is always equals to RHS. There are two sides, left hand side and the right hand side, and both these sides are always equal. When this equation applies to the accounts, when this equation applies to accounting, it is known as accounting equation. And in accounts, the main thing is the assets and the liabilities. So when we do it in the equation form, it means that assets are always equals to the liabilities. कल मैंने आपको बताया था कि each and every transaction के बाद जो भी कंपनी ट्रांजेक्शन करेगी, after every transaction the total of the assets will always be equal to the total of the liabilities. Liabilities comprises of two things. One is the capital and the other one is the liabilities. Liabilities are capital is the inner liability and the liabilities are the external liability जो firm की होती है third parties के लिए, बाहर वालों के लिए. तो children, today we'll be discussing certain transactions जिसको हम solve करेंगे, देखेंगे कि accounting equation कैसे satisfy होती है. One more thing which I told you yesterday was कि क्या होगा कि equation balance होंगी. तो it could be a gradual increase on both the sides, means asset is increasing and liabilities are increasing. Liability और capital anything, but हम उसको combine करके liabilities ही बोलते हैं. Assets are decreasing, liabilities are decreasing. और कभी कभी ऐसा भी होता है one item of asset is increasing and the other item of asset is decreasing, or one item of liability is increasing and the other item of liability is decreasing. So let us discuss certain transactions. अभी हम ये पढ़ेंगे कि दोनों साइड में उसका इफेक्ट आ रहा है. सिंगल साइड वाला इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग दैट असेट में भी इफेक्ट आ रहा है और लाइबिलिटीज में भी इफेक्ट आ रहा है. क्वाइट पॉसिबल asset is increasing, liability is increasing, asset is decreasing and liability is also decreasing. तो कल हमने रफली पढ़ा था. टुडे वी विल बी स्टडीइंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर फॉर्मेट. तो जो इसका फॉर्मेट होता है चिल्ड्रन, इट इज लाइक assets is equals to capital plus liabilities. Okay, assets is equals to capital plus liabilities. अब आप इसमें क्या करते हो, बाइफर्केशंस लिखते हो. जितने भी assets होंगे इंडिविजुअली आप हर asset का स्पेसिफिकली कॉलम ड्रॉ करोगे. कैपिटल का कोई कॉलम नहीं होता, कैपिटल इज अ इंडिविजुअल आइटम. एंड लाइबिलिटीज में भी इफ देयर आर स्पेसिफिकली सर्टेन लाइबिलिटीज अराइजिंग, देन द कॉलम फॉर ईच एंड एवरी लाइबिलिटी विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड इंडिविजुअली. एक कॉलम और बनते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर असेट्स, इट इज ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन में बच्चे हम क्या लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन जिसकी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन की डिटेल हम ट्रांजेक्शन के कॉलम में लिखते हैं. तो द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख. हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख रुपीस के कैश से. मैंने कल भी शायद ये डिस्कस किया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया. इफ आई एम स्टार्टिंग द बिजनेस तो आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग द अमाउंट देन दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल. तो बिजनेस हम जो भी करेंगे, in accounting everything is done from business point of view. सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेसमैन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं होता. तो ट्रांजेक्शन में आप लिखोगे नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके, तो मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस. 3 लाख से स्टार्ट किया था बच्चे. बिजनेस में कैश आया है और किस फॉर्म में आया है, कैपिटल के फॉर्म में आया है. तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, वन साइड इज लाइबिलिटी साइड जो कि कैपिटल है एंड वन साइड इज असेट साइड जो कि क्या है, कैश है. मैंने कल भी बताया था ऑल दोज थिंग्स विच प्रूव एज अ स्ट्रेंथ टू द बिजनेस आर नोन एज द असेट. तो जब कैश बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बिजनेस की पावर बढ़ रही है. तो हम क्या करेंगे, हम असेट में एक नया कॉलम बनाएंगे विच इज नोन एज कैश, और इसमें हम नंबर 1 ट्रांजेक्शन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस. कितने से किया है हमने, 3 लाख रुपीज
किया है, तो बिजनेस में 3 लाख रुपीज से कैश इंक्रीज हुआ है चिल्ड्रन, एंड इसी के साथ साइमल्टेनियसली क्या हुआ है बिजनेस में, हम देखें तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल आई है। अब आप देखिए क्या बोथ द साइड्स आर इक्वल, यस बोथ द साइड्स आर इक्वल बिकॉज देयर इज 3 लाख ऑन द एसेट साइड and 3 lakh on the liabilities side which is in the amount of capital. अब इसके बाद आप देखो नंबर 2 ट्रांजेक्शन, इज इट क्लियर? कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, कैश में इन्वेस्ट करी थी तो कैश बढ़ा दिया और जितना अमाउंट था वो कैपिटल में बढ़ा दिया। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर अगर टोटल 3 लाख था, सपोज उसने 1 लाख के गुड्स लाया था और 2 लाख रुपीस कैश का लाया था, टोटल 3 लाख ही लाया था लेकिन वो डिवाइड करके लाया था, 1 लाख के गुड्स थे और 2 लाख रुपीस का कैश था। तो जब आप यहाँ असेट में लिखते तो आप कैश के साथ साथ एक और कॉलम बनाते बच्चे गुड्स का और उसमें आप लिखते 1 लाख, कैश में आप लिखते 2 लाख एंड टोटल अमाउंट जो आपका कैपिटल में आता वो आता आपका 3 लाख रुपीस। Is it clear? Now, transaction number 2. Transaction number 2 is children कि bought goods from Ram for rupees 30,000. अब bought किया है, bought means purchase. मैंने बताया था कि अकाउंट्स में परचेज और सेल्स वर्ड्स केवल तभी यूज होते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं। हम अगर असेट्स परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो हम उसके लिए परचेज और सेल्स वर्ड यूज नहीं करते। तो लाइक अब मैंने क्या किया है, राम से गुड्स खरीदे हैं एंड कितने के खरीदे हैं, 30,000 के गुड्स खरीदे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं। परचेज किया है, राम से किया है, नेम इज मेंशन इन द ट्रांजेक्शन। तो 3 केसेस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 इज कैश परचेज, नंबर 2 इज क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फॉर कैश तो इसका मतलब है कैश परचेज है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज मतलब आपने उधार में खरीदा है और अभी पैसा आपने नहीं दिया है। एंड द थर्ड थिंग इज इफ इट इज रिटन बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश तो इट इज क्लियरली पता चल रहा है क्वेश्चन में कि द गुड्स आर परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पर ओनली नेम इज रिटन, कैश इज नॉट रिटन। इसका मतलब है वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदा है तो हमको उसको पैसा तो वापस देना है। इट मीन्स हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी में हमारा एक कॉलम बढ़ रहा है जिनको हमको पैसा देना होता है। दोज पार्टीज आर नोन एज क्रेडिटर्स। तो हम लायबिलिटी में क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल कॉलम प्रिपेयर करेंगे विच विल बी क्रेडिटर्स। और अब हम अपना ट्रांजेक्शन नंबर 2 करेंगे सॉल्व। तो वी जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड हम इसको टोटल करेंगे। अभी तो सिंपली दिस इज द टोटल 3 लाख plus is equals to 3 lakh. Now we will solve transaction number 2, that is bought goods. अब आपने गुड्स खरीदे, एक आपने क्रेडिटर्स हो गए आपके, दूसरा आपने गुड्स खरीदे तो बिजनेस में क्या आए, आपके गुड्स आए। बिजनेस में आए गुड्स, उससे आप पैसा कमाओगे तो वो आपके लिए क्या है, असेट है। तो आपने असेट में कॉलम और इंक्रीज किया, किस नेम से, गुड्स के नेम से। अब आप क्या करोगे, आपके 30,000 के गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, तो आपने गुड्स में क्या किया, 30,000 ऐड किया और आपका क्या हो रहा है, 30,000 के आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ क्या किया, 30,000 क्रेडिटर्स में भी लिख दिया। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैश में 0 आया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैपिटल में भी 0 आया। अब जब आप ये खत्म हो गया आपका तो आपकी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या हो गई, योर न्यू इक्वेशन इज 3 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 30,000। क्लियर चिल्ड्रन, 3 लाख प्लस 30,000, 3 लाख प्लस 30,000। इस साइड का भी 330 आ रहा है टोटल, इस साइड का भी टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 3,30,000 आ रहा है। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 ये कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000 फॉर कैश।
आपने क्या किया है कि गुड्स सेल किए हैं। अब गुड्स सेल किए हैं तो ऑब्वियसली आप दोबारा से खरीदोगे तो नहीं, जो आपके पास ऑलरेडी गुड्स का बैलेंस है आप उसी में से सेल करोगे। 10,000 के गुड्स को आपने, उसकी कॉस्ट 10,000 थी एंड द कॉस्ट ऑफ 10,000 वाज सोल्ड एट द रुपीज ऑफ 13,000। आपने 10,000 के गुड्स को 13,000 पर चिल्ड्रन सेल ऑफ किया है और कैश में किया है। क्लियर? कैश में आपने किया है सेल ऑफ और 13,000 के गुड्स को 10,000 के गुड्स को आपने 13,000 पर सेल किया है। दैट मीन्स आपने 3,000 रुपीज के प्रॉफिट पर सेल किया है। कंडीशन देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर 3 ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज सोल्ड गुड्स। The goods of 10,000 are sold for rupees 13,000. That means at a profit of 3,000 rupees और कैश में। कैश में आपने किया है, मैंने अगर X को गुड्स बेचे हैं 13,000 के, 10,000 के गुड्स थे उसको 13,000 में सेल किया है, तो X मुझे कितना पैसा देगा? X मुझे देगा 13,000 रुपीज, क्योंकि उसको तो मैंने 13,000 का ही सेल किया ना। तो मेरे पास कितना कैश आएगा? 13,000 का कैश आएगा। कैश का कॉलम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मेंटेन्ड है तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 13,000 रुपीज। अब मैंने सेल किया है, सेल किया तो गुड्स मेरे पास से गए। जब गुड्स गए तो कितने के गए? कॉस्ट के गुड्स गए, 13,000 के गुड्स नहीं गए, मेरे पास से 10,000 के गुड्स सेल ऑफ मैंने किए हैं। तो गुड्स का कॉलम जो मेरे पास है वहां से मैं कितना सबट्रैक्ट करूंगी? 10,000 सबट्रैक्ट करूंगी। एंड द चिल्ड्रन व्हेन वी सबट्रैक्ट एनीथिंग तो हम उसको किस में शो करते हैं? वी शो इट इन द ब्रैकेट। हम माइनस लगा के शो नहीं करते, हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, यहाँ पर 10,000 माइनस हो रहा है और 13,000 प्लस हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3,000 रुपीज। वो क्या है? प्रॉफिट्स है। और जब भी आपको कभी प्रॉफिट्स होते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी कैपिटल पर आता है, उससे आपकी कैपिटल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर सपोज यहाँ पर आपको लॉस होता तो आपका वो सीधा सीधा इम्पैक्ट कैपिटल पर आता एंड फ्रॉम दैट अमाउंट कैपिटल जो थी वो आपकी सबट्रैक्ट हो जाती। तो यहाँ जो 3,000 आपका अमाउंट है बच्चे प्रॉफिट का, वो आप कैपिटल में प्लस कर दोगे। इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर्स का कहीं भी कुछ भी नहीं है तो वहां आपने 0 पुट किया। एंड नाउ योर न्यू इक्वेशन इज 30,000 इन क्रेडिटर्स, 3,03,000 इन योर कैपिटल, 20,000 इन गुड्स एंड 3,13,000 इन कैश। प्लस करके देखिए, द टोटल इज 3,33,000 एंड 3,33,000 ऑन बोथ द साइड्स। तो चिल्ड्रन दीज आर सर्टेन ट्रांजेक्शंस जिनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर ट्रांजेक्शंस। तो दैट्स ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।